हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। हम आज कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 6 है, ठीक ना, वंशागत के आणविक आधार के बारे में बात करेंगे कि उसमें किस टॉपिक को किस तरीके से मूव कराना है, उसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाएगा आज, ठीक। और ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये आपका यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाया जा रहा है। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जस्ट सामने है आपका, ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बातें कर रहे हैं, ठीक ना, सीधी सीधी बात अगर हम करें डीएनए के बारे में आज हम बातें करेंगे और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बातें करेंगे, संरचना के बारे में बात करेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने क्लास 11th में डीएनए की संरचना के बारे में, ठीक ना, किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किया गया उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। बस यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है कि वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था, ठीक ना, 1953 में, उसके बारे में हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। बातें समझ में आ रही? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम डीएनए के बारे में बात करेंगे कि कैसे डीएनए की खोज की गई थी, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसको साबित कैसे किया गया, ठीक ना, निरपवाद बिना अपवाद के साबित कैसे किया गया ना, ठीक ना, फ्रेडरिक ने डीएनए की खोज की थी, आप लोगों को पता होगा। फ्रेडरिक मिस्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, 1869 में उन्होंने डीएनए की खोज की थी। लेकिन अगर हम बात कर लें मेंडल के बारे में थोड़ी सी, तो मेंडल ने जो अपना नियम था वो 1856 से 1863 के बीच में प्रयोग किया था और 1865 में एक लोकल पत्रिका में अपना नियम उन्होंने प्रकाशित करवाया था, ठीक है ना। और वहाँ से लेके 1953 के बीच में बहुत लंबा गैप हो जाता है, ठीक। उन गैपों के बीच में क्या क्या खोज की गई, क्या 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 बातें हुई, ठीक ना, डीएनए को लेके, बस उसी के बारे में आज बात करना है। ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज़ें आपको बहुत महत्वपूर्ण मिलेंगी आज, तो आप कॉन्सेंट्रेट होके पूर्ण रूप से वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्लास 12 चैप्टर नंबर 6, ठीक ना, वंशागत आणविक आधार के बारे में बात कर रहे हैं कि डीएनए कैसे एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए कैसे एक आनुवांशिक पदार्थ है उसको पढ़ने से पहले हम डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए की संरचना क्या होती है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डीएनए जो किससे मिलकर बना होता है अगर हम बात करें तो डीएनए का मुख्य रूप से 3 घटक होता है। कौन कौन सा होता है आप जानते होंगे, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा शुगर होता है, अगर हम तीसरे के बारे में बात करें तो वो आपका फास्फेट होता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से डीएनए के कितने घटक हैं, 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं, नाइट्रोजनस बेस है आपके, ठीक है ना, दूसरा आपका शुगर हो गया, तीसरा क्या आपका हो जाता है, फास्फेट हो जाता है। इनके बारे में हम बातें करेंगे आज पूर्ण रूप से, तो थोड़ा सा गौर करिएगा। और उसके पहले हम थोड़ी सी डीएनए के लंबाई के बारे में बात कर लें जो साइंटिस्टों ने बात किया है, ठीक है। तो उससे डाटा को हम लिखते जा रहे हैं बोर्ड की तरफ, आप भी लिखते जाइएगा, ठीक है ना, और देखते चलिए। कॉन्सेंट्रेट थोड़ा रहेंगे तो बेहतर रहेगा, डीएनए टॉपिक थोड़ी टफ मानी जाती है, ठीक है। तो हम ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, डीएनए, सीधा सीधा हम डीएनए पे आ जा रहे हैं। अब डीएनए की जो लंबाई होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो डीएनए की लंबाई होती है वह मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप कहेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड किससे कहते हैं, जब शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस बंधों के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो हमने क्या कहा, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है डीएनए। पॉलीमर होने का मतलब क्या कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जुड़कर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के डीएनए रज्जु का निर्माण करते हैं, स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। तो हम उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, गौर से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने क्या कहा डीएनए के बारे में, डीएनए के हम बारे में अगर बात कर रहे हैं तो डीएनए के लेंथ के बारे में पहले बात कर लें थोड़ा सा कि डीएनए का लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी एनसीईआरटी लिख रही है कि डीएनए की लेंथ जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो डीएनए की लेंथ हम बात कर रहे हैं, डीएनए की लंबाई
डीएनए की लंबाई, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं इसको, ये भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। डीएनए डीएनए की लंबाई डीएनए की लंबाई डीएनए की लंबाई न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करता है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड, हाँ सही है, मैं चेक कर रहा था कि आपको पूर्ण रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। डीएनए की लंबाई न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है। कैसे, हमने बात क्या किया कि डीएनए किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो ये क्या है, यह न्यूक्लियोटाइड है, सब के सब क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। यह एक दूसरे से ये फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड की लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर डिपेंड कर रही है कि न्यूक्लियोटाइड की जितनी संख्या होगी उतना ज्यादा लंबा डीएनए होगा, न्यूक्लियोटाइड की संख्या जितनी कम होगी उतना ही डीएनए की लंबाई कम होगी। बातें समझ में, तो उसी के बारे में हमने बात किया। फिर अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि न्यूक्लियोटाइड की नंबर के बारे में, कि किस जीव में ठीक न्यूक्लियोटाइड का नंबर क्या पाया जाता है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड के नंबर के बारे में, न्यूक्लियोटाइड नंबर के बारे में, ठीक है ना, तो न्यूक्लियोटाइड नंबर के बारे में बात करें तो आपकी एनसीईआरटी कहती है, ठीक है, एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं 5, ठीक है ना, 5 इंटू 174, ठीक ना। यह एक जीवाणु भोजी, ध्यान दीजिएगा, यह एक जीवाणु भोजी वायरस है। क्या है, जीवाणु भोजी, ठीक है ना, क्या है, ये वायरस है। इस जीवाणु भोजी में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, 5300, ठीक है ना, 86 होती है। ध्यान दीजिएगा, 5386 ही हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, कितनी होती है, ठीक है ना, 5386 होती है। ध्यान दीजिएगा, 5386 होती है। हमने किसके बारे में बात किया, एक वायरस होता है जो जीवाणु भोजी होता है, उस वायरस का नाम क्या है, 5 इंटू 174। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5386 होगी। हमने क्या कहा, न्यूक्लियोटाइड की लंबाई, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड का नंबर क्या करता है, वह डीएनए की लंबाई को निर्धारित करता है कि डीएनए कितना लंबा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि 5 इंटू 174 जो है, ठीक ना, जीवाणु भोजी, उसमें डीएनए कितना लंबा पाया जाता है, इस न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पे हम निकाल सकते हैं। बातें समझ आई। वो निकालने की विधि क्या है, आप वीडियो देखते रहिए, अभी आपको लास्ट में मिल जाएगा, मैं अभी बता देता हूँ। पहले कुछ और चीजें लिख दें, फिर उसके बाद में एक और आता है लैम्डा, ठीक है ना, एक और आता है लैम्डा, लैम्डा, ठीक है ना, ये जीवाणु भोजी लैम्डा है, जीवाणु भोजी है, ये भी भैया है, जीवाणु भोजी लैम्डा। इसमें 48,502 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर अगर हम यहीं पे बात कर लें ई कोलाई के बारे में, आप लोग बहुत नाम सुना होगा ई कोलाई, और आपको मिलता जाएगा। ये कहाँ तक मिलेगा, आपको बायोटेक्नोलॉजी में भी मिलेगा ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, 4.6 इंटू 10⁻6, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, 4.6 इंटू 10⁻6 न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। फिर अगर हम बात कर लें ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन की सेल के बारे में, ह्यूमन सेल कौन सी होगी, एन होगी। एन का मतलब क्या, हैप्लॉइड होगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हमने हैप्लॉइड के बारे में बात किया, डिप्लॉइड के बारे में बात नहीं किया। हैप्लॉइड का मतलब जिसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हों, 46 के बारे में नहीं,
23 गुणसूत्र जिसमें पाए जाते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी, तो 3.3 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, किसी भी ह्यूमन सेल के बारे में हमने बात किया कि जो कोई भी एक ह्यूमन रहेगा यदि उसकी कोशिकाएं कैसी हैं, हैप्लॉइड हैं, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी पाई जाएगी, 3.3 इंटू 10⁻9 पाए जाएंगे। ये किसके बारे में है, बेस पेयर के बारे में है। इसको भी नोट रखना आपको, ये बेस पेयर है, ध्यान दीजिएगा। ये युग्म है, युग्म क्षार है, ये बेस पेयर के रूप में बातें हो रही हैं। ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, ये बेस पेयर नहीं है। हाँ, इसको भी याद रखना है। ये ठीक है, ये हमने बात कर लिया कि न्यूक्लियोटाइड के नंबर के बारे में। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट में आप गौर से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई लापरवाही नहीं। हमने क्या कहा, हमें डीएनए के बारे में यदि इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले डीएनए के लंबाई, डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड उसे कहते हैं जो नाइट्रोजन, शुगर और फास्फेट तीनों का घटक होता है, उसे ये तीनों घटक हैं, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। फिर हमने बात क्या किया कि न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना होता है, तो इसका मतलब डीएनए की कुछ लंबाई होगी। तो डीएनए की लंबाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है किसी भी ह्यूमन सेल के बारे में। तो ह्यूमन सेल के बारे में यदि हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की संख्या के बारे में, तो 3.3 इंटू 10⁻9 ये हैप्लॉइड किसी ह्यूमन सेल के बारे में हमने बात किया है जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में पाए जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। फिर आपको इंपॉर्टेंट के रूप में क्या याद रखना है, जीवाणुभोजी 2 प्रकार के, कौन कौन सा, एक फाई होगा इंटू 174 होगा। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आपका एक लैम्डा, जीवाणुभोजी लैम्डा होता है। ठीक है ना, उसको याद रखना है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब उसके बाद में हम डायरेक्ट किस टॉपिक पर चल रहे हैं, डीएनए की संरचना के टॉपिक पर चल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, फिर हम तुरंत आगे चलते हैं। अब हम डीएनए की संरचना के बारे में बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे हुआ है, या न्यूक्लियोटाइड हम किसे कहते हैं। तो गौर से आप लोग देखिएगा, भैया हम बार बार कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए। ठीक है, कि आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो कोई, या अन्य एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम डीएनए की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम डीएनए की संरचना पढ़ लें। डीएनए की संरचना जब हम पढ़ते हैं तो हम डीएनए का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए लिखिए डीएनए का पूरा नाम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, ये डीएनए का पूरा नाम है। ध्यान दीजिएगा, क्या ये डीएनए का पूरा नाम है, क्या हमने लिखा है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द हमने यूज किया है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज, और यहीं पे हम एक चीज लिखते हैं आरएनए। चलिए आरएनए के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आरएनए के अगर हम बारे में लिखते हैं तो इसे हम राइबोज न्यूक्लिक, ठीक है ना, एसिड कहते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसे हम डीऑक्सी कहते हैं। अच्छा, इसका अंतर स्पष्ट करें पहले, आपको तब बेहतर समझ में आएगा। हम शुगर की संरचना बनाते हैं, यदि हम शुगर की संरचना बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से शुगर की संरचना बनेगी। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे OH, यहाँ पे लिखेंगे H, यहाँ पे भी रहेगा OH, यहाँ पे भी H रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे भी H रहेगा, यहाँ पे CH2OH रहेगा, यहाँ पे H रहेगा। ये आपका जो शुगर बना है वो पेंटोज वाला बना है। ठीक है ना, इससे संरचना का नाम क्या होता है, फ्यूरॉन होता है। इस संरचना का नाम होता है। यदि इसका नंबरिंग करेंगे हम, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन है। इतनी बात समझ में आई।
यदि दूसरे कार्बन पर यहाँ पे जो OH है, ठीक है ना, जो OH ग्रुप है, इस OH के ग्रुप में से हम सिर्फ ऑक्सीजन को निकाल दें, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या रह जाए, सिर्फ और सिर्फ H रह जाए, तो इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब एक ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसे हम क्या लिखते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या पूरा लिखते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर लिखते हैं। अच्छा, इसे हम मॉडिफाइड शुगर भी कहते हैं, इसको भी नोट रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड शुगर भी कहते हैं। अच्छा, राइबोज शुगर क्या होता है, राइबोज शुगर कब होगा ध्यान दीजिएगा, जब इसी की संरचना हम बनाएं, जब संरचना बनाते हैं कुछ इस प्रकार से बना दें। गौर से देखिएगा, बोर्ड की तरफ कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए अनिवार्य रूप से। संरचना पढ़ रहे हैं हम डीएनए की, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे OH OH H CH2 OH, ठीक है ना, यहाँ पे H रहेगा, OH H रहेगा। ये देखिए, इसकी नंबरिंग हम कर लेते हैं। जब इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 हुआ, 5 हुआ। इसमें दूसरे कार्बन पे जो OH था, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे तो दूसरे कार्बन पे OH था, यहाँ पे OH है, हटा नहीं है। जब OH हटता नहीं है, रहता है दूसरे कार्बन पे, तो इसका नाम हम रखते हैं राइबोज शुगर, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, नाम नहीं रखते हैं, हुए करता है। इसे क्या कहते हैं, हम राइबोज शुगर कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई। फिर से सुनिएगा, हम क्या कर रहे थे, डीएनए की संरचना पढ़ रहे थे। हम जब डीएनए की संरचना पढ़ रहे हैं तो डीएनए का पूरा नाम लिखा हमने, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। आरएनए के बारे में लिखते हैं तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम ये बता रहे हैं आपको कि इसे हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों लिखते हैं, इसे हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों लिखते हैं, ठीक है ना। हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि ये डीऑक्सी क्यों लिखा गया, ये ठीक है ना, राइबोज क्यों लिखा गया। राइबोज इसमें भी है, लेकिन इसके आगे डीऑक्सी लगा दिया गया। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है, जो हम फ्यूरान संरचना बनाते हैं, फ्यूरान संरचना में, ठीक है ना, जो पेंटोज शुगर होता है, उसके दूसरे वाले कार्बन पे हम OH में से H को निकाल देते हैं, एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब इसमें से एक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहेंगे। लेकिन यदि हम इसकी संरचना बनाते हैं, जब इसकी संरचना बनाएंगे तो इसमें देखिए, हमने कहीं से भी ऑक्सीजन को नहीं निकाला है, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन उपस्थित है। जब पूर्ण रूप से ऑक्सीजन उपस्थित होता है, दूसरे कार्बन पे भी उपस्थित, तो उसे हम राइबोज शुगर कहते हैं। इसलिए इसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, इसे हम राइबोज कहते हैं। अंतर स्पष्ट हुआ, बिल्कुल आसान है। फिगर देख लीजिए, बनाना तो बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक। तो डीएनए आरएनए का नामकरण कैसे किया गया था, वो तो बातें हो गई। चलिए, पूर्ण रूप से हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आपको ध्यान देना है, अच्छे तरीके से ध्यान देना है, सारी चीजें आना चाहिए। पढ़ना बिल्कुल आसान है, ठीक है, बनाना भी आसान है, बस हमारे साथ आप लिखते चलिए, कंठस्थ होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। डीएनए का नामकरण हमने कर लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डीएनए की संरचना अगर पढ़ते हैं तो डीएनए का निर्माण किससे हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से हुआ। चलिए अब न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मुख्य घटक कौन है, 3 घटक हैं। न्यूक्लियोटाइड के मुख्य घटक क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड के मुख्य घटक क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड के मुख्य घटक 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग से लिखेंगे। पहला क्या है, शुगर है, चलिए शुगर को लिख दीजिए। दूसरा क्या घटक है, नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 आपका फास्फेट है, ठीक है ना, फास्फेट है। फास्फेट आप ध्यान दीजिएगा, फास्फेट का निर्माण फास्फोरिक एसिड, ठीक है ना, फास्फोरिक एसिड H3PO4 इससे हुआ है, ठीक है ना। तो फास्फेट का निर्माण क्या, फास्फोरिक एसिड से
हुआ। अगर हम इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम शुगर के बारे में। शुगर कितने प्रकार से? 2 प्रकार का। कौन कौन होता है? ध्यान दीजिएगा। पहला शुगर आपका क्या होगा? पहला शुगर आपका होगा, ठीक है ना, डीऑक्सी, ठीक, और ऑक्सी। न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम क्यों कह रहे हैं ऑक्सी डीऑक्सी? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे शुगर के दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड क्या? आरएनए, ध्यान दीजिएगा, आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है, इसलिए हम शुगर के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो दोनों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा बात करेंगे? एक आपका बात करेंगे डीऑक्सीराइबोज के बारे में, ठीक ना, डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और एक किसके बारे में बात करेंगे? राइबोज, ठीक है ना, शुगर के बारे में बात करेंगे। बातें समझ में आई दोनों? संरचना भी जस्ट हम बनाएंगे इसके बारे में। फिर नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होंगे आपके? ठीक है ना, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, थायमिन होगा, ठीक है ना, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। ये आपके 5 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस मिलके आरएनए और डीएनए का निर्माण करते हैं। अंतर क्या होता है जस्ट अभी हम बात कर रहे हैं। अगर हम डीएनए के बारे में बात करेंगे तो डीएनए में थायमिन पाया जाएगा, यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा? यदि हम डीएनए के बारे में बात करेंगे, डीएनए में आरएनए में 3 चीजें कॉमन होती है। कौन कौन सा कॉमन होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों के तीनों कॉमन होते हैं। बचा कौन सा? एक यूरेसिल और एक, ठीक है ना, आपका थायमिन बच रहा है। 2 बच रहे हैं ना। अब इन दोनों के बारे में बात करनी है। यदि आरएनए रहेगा तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा, थायमिन नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। यदि डीएनए रहेगा, डीएनए में थायमिन पाया जाएगा, यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। ये चीजें आपको नोट रखना है। मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे, नीचे गौर करिएगा आप। चलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? डीएनए लिखा। डीएनए में कौन कौन सा पाया जाएगा? एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, ठीक है ना, थायमिन पाया जाएगा और साइटोसिन पाया जाएगा। अब यहीं पे हम और किसके बारे में लिख रहे हैं? चलिए आरएनए के बारे में लिख दे रहे हैं। आरएनए के बारे में लिखा हमने आरएनए। आरएनए में कौन कौन सा पाया जाएगा? गौर करिएगा। हम कह रहे हैं एडेनिन, ठीक ना, और ग्वानिन, साइटोसिन, बचा कौन? यूरेसिल। किसके बारे में हमने बात किया? इसके बारे में गौर करिएगा। यही दोनों हैं आरएनए और डीएनए के बारे में बात करने वाले। अगर आरएनए है तो यूरेसिल, ठीक है ना, डीएनए है तो थायमिन। बात कंफर्म हुई? बाकी 3 तो कॉमन रहेंगे। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इसमें भी देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये दोनों कॉमन है। कंफर्म? चलिए फिर आगे और बात कर लें। अब इसके बारे में, फास्फेट के बारे में। फास्फेट के बारे में हमने क्या बात किया? H3PO4 के बारे में। H3PO4 क्या होता है? इसके द्वारा फास्फेट का निर्माण किया जाएगा। कैसे? चलिए गौर से देखिएगा। अगर हम लिख रहे हैं इसको तो हम लिखेंगे P, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? OH, ठीक है ना, OH। अब क्या होता है इसमें से, ये जो इसको थोड़ा सा आप सुधारिए। सुधारेंगे कैसे? चलिए सुधार देते हैं आपके लिए हम स्वयं। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, O होगा। यहाँ पे क्या होगा? OH होगा। यहाँ पे क्या होगा? OH होगा। यहाँ पे क्या होगा? OH होगा। हमको यहाँ से सब में से यहाँ से सब में से क्या निकाल देना है हमको? यहाँ से सब में से हाइड्रोजन निकाल देना है। सब में से जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो बचेगा क्या? ऑक्सीजन। कितना बचा? 1 2 3 4। इसलिए हम क्या लिखते हैं? PO4 लिखते हैं। बातें समझ में आई? तो सब पे क्या आ जा रहा है? माइनस चार्ज आ रहा है। माइनस चार्ज इस पे आ जा रहा है। किस पे? फास्फेट पे। फास्फेट पे माइनस चार्ज आया भैया। देखिए इधर ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। ये क्या? माइनस चार्ज आ गया। माइनस चार्ज फास्फेट पे आता है। फास्फेट किससे जुड़ता है? ठीक है ना, शुगर से। शुगर से जब जुड़ता है तो शुगर माइनस चार्ज हो जाता है उस पर। और ये शुगर के किस क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा। किसकी वजह से? इन तीनों की वजह से। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? डीएनए बनाएंगे। और डीएनए क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। किसकी वजह से? फास्फेट की वजह से। कन्फर्म हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि डीएनए पर निगेटिव चार्ज क्यों होता है? तो भैया ये रहा डीएनए का निगेटिव चार्ज इसलिए होता है। देखिए PO4 कैसे हुआ? फास्फोरिक एसिड की वजह से हुआ था। कन्फर्म? चलिए और ध्यान देते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात करते हैं शुगर की संरचना के बारे में। सबसे पहले कौन सी? डीऑक्सीराइबोज और
राइबोज शुगर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में। ठीक है, तो आप लिखते चलिए हमारे साथ साथ में, आपको सारी चीज़ें बेहतर होती चलेंगी। डीएनए बिल्कुल पढ़ना आसान हो जाएगा, बस सिर्फ हमारे साथ लिखते चलिएगा। सबसे लोग डीएनए से बहुत भागते हैं, कहते हैं डीएनए हार्ड, डीएनए हार्ड। कहाँ हार्ड है, आइए तो सही, पढ़िए तो सही। चलिए बात करते हैं शुगर के बारे में। शुगर कौन सा, पहला डीऑक्सी राइबोज, नहीं पहले हम राइबोज वाला बनाएंगे, राइबोज वाला बनाएंगे तो उससे डीऑक्सी बन जाएगा स्वयं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे शुगर। शुगर कौन सा होगा यहाँ पे, पेंटोज होगा। ठीक है ना, संरचना इसकी कैसी होती है, फ्यूरान वाली संरचना होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फ्यूरान, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है ना, बायोमॉलिक्यूल में जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ाई गई होगी संरचना बहुत अच्छी तरीके से। चलिए फिर भी हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, आप नहीं पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ आ जाएगा खुद ही। तो बताओ किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, राइबोज शुगर के बारे में। शुगर की संरचना बना रहे हैं, ये रही शुगर की संरचना, बनाते चलिए हमारे साथ में, अच्छी तरीके से आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, CH2OH हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे OH। क्या बन गया भैया, ये बना आपका पेंटोज। क्या बना है, पेंटोज। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5, 5 है पेंटोज का हमने। उसके बाद कौन सा शुगर है, संरचना फ्यूरान है। फ्यूरान के बाद कौन सा है आपका, ठीक है। चलिए बताइए इसको, इसे हम क्या कहेंगे, ठीक, राइबोज नाम इसका रखिए। क्या रखेंगे हम, राइबोज। क्या है, शुगर है। बातें समझ में आई, ये संरचना बन गई। ये किस में पाया जाएगा, RNA में पाया जाएगा। अब समझ में आया होगा आप लोगों को, किसकी वजह से, क्योंकि दूसरे कार्बन पे OH पाया जा रहा, OH ग्रुप पाया जा रहा है, इसकी वजह से किस में पाया जाएगा, ये RNA में पाया जाएगा। चलिए मॉडिफाइड करिए इसको। मॉडिफाइड करने का मतलब आप लोगों को हमने कहा था ना कि डीऑक्सी राइबोज को हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड शुगर कहते हैं। तो मॉडिफाइड करिए इसको। मॉडिफाइड करेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। मॉडिफाइड करने का मतलब ये दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को निकाल लीजिए। जब दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को हम निकाल लेंगे तो ये मॉडिफाइड हो जाएगा, खुद है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा मॉडिफाइड शुगर, CH2OH। ठीक, अब हमने क्या कहा, इस दूसरे कार्बन से नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5, नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने के बाद हमने क्या कहा, दूसरे कार्बन से OH को निकालिए। जब OH को निकालेंगे, संरचना इसकी भी पेंटोज है, ये भी भैया फ्यूरान ही है, बस अंतर क्या हुआ, दूसरे कार्बन से हमने ऑक्सीजन को निकाल लिया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। ठीक है ना, डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, राइबोज शुगर कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप लोग तुरंत इसको बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं नाइट्रोजनस बेस की तरफ, तब फास्फेट की तरफ आएंगे। गौर करिए एक बार, देखिए जल्दी से। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, फिर आगे चलते हैं, इसको नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करते हैं। अब हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रोजनस बेस मुख्य रूप से कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन पायरिमिडिन के बारे में बात करेंगे। प्यूरिन में कौन कौन सा आता है, एजी आता है, एजी मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन। बहुत अच्छा। उसके बाद अगर हम बात करें पायरिमिडिन में, पायरिमिडिन में आपको कौन याद रखना, कट का मतलब क्या, CUT, बहुत जरूरी है याद करना, CUT। चलो लिखो भैया, नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात कर रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, पहला आपका प्यूरिन हो जाएगा,
दूसरा कौन सा होगा, पायरीमिडीन होगा। ठीक है ना, दो याद रखेंगे हम, प्यूरिन और पायरीमिडीन। प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, ए जी। ठीक है ना, पायरीमिडीन के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, कट, सी यू टी। सी यू टी का मतलब साइटोसिन यूरेसिल थाइमीन, बहुत जरूरी है। चलिए फिर और थोड़ा सा आगे देख लें। अब हम प्यूरिन की संरचना बना रहे हैं। प्यूरिन की संरचना कैसे बनाया जाएगा, हेडिंग डालिएगा, प्यूरिन। प्यूरिन हम खत्म कर दे रहे हैं 1 मिनट में इसको, उसके बाद तुरंत फिर कल आगे देखा जाएगा, वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए। क्या है, एजी। एजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्यूरिन की संरचना। प्यूरिन की संरचना कैसे बनती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर कार्बन हो जाएगा। ओह, संरचना बहुत टेढ़ी मेढ़ी बन गई, सुधारो इसको, सुधारो भैया, जितना सुधार पाओ। यहाँ पे क्या है, कार्बन है। चलिए अब की बार थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, देखते हैं कैसे इधर उधर जाता है। कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ये रहा। ठीक, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया। चलो इसको खींच के इधर लेके आओ, सही हो गया। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, फिर ये इससे जुड़ गया। बातें समझ में आई, बहुत अच्छा, आएगा क्यों नहीं। नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, चलिए बैलेंस करिए। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लगा रहे हैं एक बॉन्ड, ठीक है ना, तो इसमें 3 हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे एक ठू, तो इसके साथ में 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पे लगा देंगे तो इसका कार्बन का पूरा हो गया। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे लगा दे रहे हैं एक, ठीक है ना, यहाँ पे लगा दें, 3 हुआ, नहीं यहाँ पे लगा दे रहे हैं, हमें यहाँ पे लगा दे रहे हैं। चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, स्वयं बैलेंसिंग कर लीजिएगा। इसमें हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा एक बार जरूर से, जरूरी नहीं। ये किसकी संरचना है भैया, ये प्यूरिन की संरचना है। यहाँ लिख दीजिए प्यूरिन, ताकि कहीं जाने ना पाए। ये हो गई किसकी संरचना, प्यूरिन। प्यूरिन में क्या होता है, डबल रिंग होती है। चलिए नोट करिए इसको, क्या होता है इसमें, डबल रिंग होती है। उसके साथ साथ में नाइट्रोजन किस स्थान पे पाया जाता है, नाइट्रोजन पहले कार्बन पे, फिर किस पे, नाइट्रोजन तीसरे कार्बन पे, फिर किस पे, नाइट्रोजन 7वें स्थान पे, फिर किस पे, सॉरी यहाँ पे हम यहाँ लिख दें ताकि आपको दिखाई दे अच्छी तरीके से। मुझे लग रहा हो नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे किस पे, नाइट्रोजन किस पे, पहले पे, फिर उसके बाद किस पे, नाइट्रोजन तीसरे पे, फिर कॉमा किस पे, नाइट्रोजन 7वें स्थान पे, फिर किस पे, 9वें पे। तो इसमें कितने पाए गए, 9 नाइट्रोजन, सॉरी 4 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 पाए गए। संरचना कैसी है, डबल रिंग संरचना है। ठीक है ना, नाम क्या है इसका, प्यूरिन है। नाम क्या है इसका, प्यूरिन है। बड़ी अच्छी बात है। चलिए पायरीमिडीन की बना लिया जाए संरचना, बहुत जरूरी है, इसको भी बना लिया जाए। पायरीमिडीन की संरचना बनाना बिल्कुल आसान है। आसान कैसे है, चलिए बना देते हैं। यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक सी लिख देते हैं, बस हो गया। इसकी संरचना बैलेंस कर लीजिए, कुछ इस प्रकार से बैलेंस हो गया है। ठीक है ना, बाकी जहाँ बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन लगा देंगे, अब बैलेंस हो जाएगा। ये किसकी संरचना है, पायरीमिडीन की संरचना है, पायरीमिडीन की संरचना है। ठीक ना, कार्बन रिंग कैसी है, ये सिंगल रिंग है भैया, आप लोगों की तरह सिंगल रिंग है। सिंगल रिंग है, कितने नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं, किस स्थान पे पाया जा रहा है, चलिए नोट करते हैं हम इसकी नंबरिंग। अच्छा एक चीज इसमें नोट रखना, अब कंफ्यूजन थोड़ा सा है। कंफ्यूजन क्या है, कुछ बुकों में यहाँ से नंबरिंग किया है, कुछ बुकों में नंबरिंग यहाँ से किया है। ठीक है ना, तो इसको भी नोट रखना आपको। देखिए नंबरिंग कुछ बुकों में यहाँ से किया है, कुछ बुक में यहाँ से किया है। मैं अधिकतर यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, लेकिन आज आपके लिए यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ, गौर करिएगा। तो नंबरिंग भी यहीं से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम कौन सा, पहले कार्बन पे। ठीक ना, ये देखिए नाइट्रोजन फर्स्ट पहले स्थान पे, और किस पे, N
3 पे। इसमें टोटल कितने पाए गए? 2 पाए गए। इसमें कितना पाया गया? 4 पाया गया। ये कैसी है? डबल रिंग। ये कैसा है? सिंगल रिंग है। ये किसे कहते हैं? प्यूरिन कहते हैं। इसे किसे क्या कहते हैं? ओ सॉरी, इसे पैरिमिडीन। इसे क्या कहते हैं? प्यूरिन कहते हैं। हो गई संरचना के बारे में बातें भैया? चेक कर लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, आपको याद होना चाहिए अनिवार्य रूप से। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी जरूर पढ़ के आइएगा। कल फिर इसके आगे हम जस्ट मिलेंगे।